विवेचना में आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। जब सन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से सत्ता में वापसी की तो जनता सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे जगजीवन राम ने 28 फरवरी को ऐलान किया कि वो आरएसएस के साथ दोहरी सदस्यता के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और इस पर आखिरी फैसला लेकर ही रहेंगे। 4 अप्रैल को जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने तय किया कि जनसंघ के पूर्व सदस्यों को पार्टी से निकाल बाहर किया जाएगा, लेकिन जनसंघ के सदस्यों को इसका पहले से ही अंदाजा लग गया था। किंशुक नाग अपनी किताब द सेफरन टाइड द राइज ऑफ द बीजेपी में लिखते हैं, 5 और 6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी के जनसंघ घटक ने दिल्ली के फिरोज शाह स्टेडियम में बैठक की, जिसमें करीब 3000 सदस्यों ने भाग लिया और यहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी को सूरजभान और सिकंदर बख्त के साथ पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सिर्फ 31 सीटें जीत पाई थी, जिसमें जनसंघ घटक के 16 सदस्य थे। इन सभी ने राज्यसभा के 14 सदस्यों, 5 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, 8 पूर्व राज्य मंत्रियों और 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ नई पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इन सब ने दावा किया कि वो ही असली जनता पार्टी है। जब जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भारतीय जनता पार्टी के इस दावे को चुनौती दी कि वो ही असली जनता पार्टी है, तो शुरू में चुनाव आयोग ने उनके विरोध को नहीं माना। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सीधे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देते हुए जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह हलधर को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह अलॉट किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उसे चक्र और हाथी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया था, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह फ्रीज किए जाने के फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया। 6 महीने बाद चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर के अनुरोध को मानते हुए हलधर चुनाव चिन्ह को फिर से अनफ्रीज कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहा। शुरू में भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के बाहर के नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया गया। नलिन मेहता अपनी किताब द न्यू बीजेपी में लिखते हैं, बीजेपी ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, मशहूर वकील राम जेठमलानी, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज के.एस. हेगड़े और पूर्व कांग्रेस नेता सिकंदर बख्त का न सिर्फ खुले दिल से स्वागत किया, बल्कि उन्हें मंच पर भी बैठाया। दिलचस्प बात यह थी कि पार्टी का संविधान बनाने वाली 3 सदस्यीय समिति के 2 सदस्य संघ से बाहर के थे। राम जेठमलानी विभाजन के बाद सिंध से शरणार्थी के तौर पर आए थे, जबकि सिकंदर बख्त दिल्ली के मुसलमान थे। बख्त ने ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वाजपेयी के नाम का प्रस्ताव किया था, जिसको राजस्थान के बीजेपी नेता भैरों सिंह शेखावत ने अपना समर्थन दिया था। बीजेपी के जन्म लेने से पहले इस बात पर भी बहस हुई कि नई पार्टी का नाम क्या रखा जाए। कुछ लोग पुराना नाम जनसंघ रखने के पक्ष में थे, लेकिन वाजपेयी नई विचारधारा के साथ पार्टी का नया नाम भी चाहते थे। बीजेपी के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार पार्टी के पहले सत्र में आए लोगों से जब पार्टी के नाम के बारे में पूछा गया तो 3000 में से सिर्फ 6 सदस्यों ने पुराने नाम जनसंघ रखने का समर्थन किया। अंततः भारतीय जनता पार्टी नाम रखने पर सहमति हुई। वैचारिक रूप से पार्टी ने गांधीवादी समाजवाद को अपनाया, लेकिन शुरू में इसे पार्टी के कई हलकों में समर्थन नहीं मिला। किंशुक नाग लिखते हैं,
विजय राजे सिंधिया के नेतृत्व में कई बीजेपी नेता समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करने के बारे में सशंकित थे, क्योंकि इससे कम्युनिस्टों के साथ वैचारिक मेल जोल का आभास मिलता था, जिससे आरएसएस हर हालत में दूर रहना चाहता था। कुछ दूसरे नेताओं का विचार था कि गांधीवादी समाजवाद को अपनाकर पार्टी पर नकलची होने और कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने का आरोप लगेगा। यह भी माना जाता है कि उस समय आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस भी गांधीवादी समाजवाद को अपनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो इसके लिए राजी हो गए थे। कुछ आरएसएस के लोग गैर हिंदुओं को, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे, को पार्टी में शामिल करने पर खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी में इस बात पर जोर था कि जनसंघ की पुरानी विचारधारा को भूलकर नई शुरुआत की जाए। शायद इसी वजह से पार्टी के मंच पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के साथ साथ जयप्रकाश नारायण के चित्र भी लगे हुए थे। दिसंबर 1980 के अंतिम हफ्ते में बंबई में पार्टी का महाअधिवेशन बुलाया गया, जिसमें पार्टी के हजारों सदस्यों ने भाग लिया। लालकृष्ण आडवाणी अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में दावा करते हैं कि तब तक देश भर में 25 लाख लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके थे। जनसंघ के चरम पर भी पार्टी के सदस्यों की संख्या 16 लाख से अधिक नहीं थी। सुमित मित्रा ने इंडिया टुडे के 31 जनवरी 1981 में छपे अपने लेख बीजेपी कन्वेंशन ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल में लिखा था। बीजेपी के कुल 54,632 प्रतिनिधियों में 73% 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए थे। बंबई के बांद्रा रिक्लेमेशन क्षेत्र में एक अस्थायी बस्ती बनाई गई। बीजेपी के 7,000 कार्यकर्ताओं को 3 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन, 1,000 नल, 1,500 ट्यूबलाइट और 600 किलोवाट बिजली पैदा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सम्मेलन 28 दिसंबर को शुरू हुआ था और उसमें 40,000 लोगों के रहने और खाने का इंतजाम किया गया था। दोपहर तक 44,000 प्रतिनिधि सभा स्थल पर पहुंच चुके थे। शाम तक और प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद थी। पार्टी के महासचिव लालकृष्ण आडवाणी को यह अनुरोध करना पड़ा कि अगर संभव हो तो पार्टी सदस्य सभा स्थल के बाहर भोजन करें। सभा स्थल में हर जगह पार्टी के नए झंडे लगे हुए थे। इसका 1/3 हिस्सा हरा और 2/3 हिस्सा केसरिया था। 28 दिसंबर 1980 की शाम 28 एकड़ में फैले शिवाजी पार्क में पार्टी का खुला सत्र हुआ था, जिसमें आम लोगों को भी भाग लेने की छूट थी। विनय सीतापति अपनी किताब जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी में लिखते हैं, पार्टी के नए अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने सभा स्थल से शिवाजी पार्क का 4 किलोमीटर का रास्ता खुली जीप में तय किया था। स्थानीय लोगों और हिंदू राष्ट्रवाद की भावना को मूर्त रूप देने के लिए मराठी सैनिक की वेशभूषा में एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चल रहा था। उसके पीछे ट्रकों का एक काफिला था, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण के चित्र लगे हुए थे। वाजपेयी और आडवाणी के आरएसएस के बजाय जनता पार्टी छोड़ने के फैसले के प्रति अपना आभार जताने के लिए आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस के भाई भाऊराव देवरस भी वहां मौजूद थे। वहां मौजूद आरएसएस के नेता शेषाद्री चारी ने स्वीकार किया था कि उनके लिए जयप्रकाश नारायण के गांधीवादी समाजवाद को पचा पाना मुश्किल हो रहा था। प्रवीण तोगड़िया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, बीजेपी के अधिकांश सदस्य गांधीवादी समाजवाद और पार्टी का झंडा बदलने से सहमति नहीं रखते थे। मुझे यह पता था क्योंकि उस समय मैं स्वयं सेवक हुआ करता था। यह असहमति चारों तरफ व्याप्त थी, लेकिन इसे मुखर नहीं होने दिया गया था। पार्टी की वरिष्ठ नेता विजय राजे सिंधिया ने पार्टी की नई विचारधारा के प्रति अपने विरोध को छिपाया नहीं था। उनकी नजर में इंदिरा गांधी के समाजवाद ने ही रजवाड़ों से उनकी ताकत छीनी थी।
उन्होंने अपना खुद का 5 पन्नों का एक विरोध मसौदा प्रतिनिधियों के बीच बंटवाया, जिसमें कहा गया था कि गांधीवादी समाजवाद का नारा आम बीजेपी कार्यकर्ता के बीच भ्रम पैदा करेगा, क्योंकि यह नारा सिर्फ प्रगतिशील दिखने के लिए लाया गया है। ये बीजेपी को कांग्रेस की फोटोकॉपी बनाकर रख देगा और उससे उसकी मौलिकता नष्ट हो जाएगी। बाद में उन्होंने अपनी किताब रॉयल टू पब्लिक लाइफ में लिखा था, मैंने इस परिवर्तन के प्रति अपना विरोध दर्ज किया था, लेकिन इसके बावजूद इसे बंबई सम्मेलन में पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। कई पार्टी नेताओं का मानना था कि अब जब पार्टी जनता पार्टी से बाहर आ गई है, उसे गांधीवादी समाजवाद का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टोफर जेफरलेट अपनी किताब द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटिक्स में लिखते हैं, विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे थे मध्य प्रदेश बीजेपी के सचिव कैलाश नारंग। ये वो राज्य था जहां संघ ने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई थी। आखिरकार एक बीच का रास्ता निकाला गया और राजमाता को सार्वजनिक रूप से अपना विरोध पत्र वापस लेने के लिए मना लिया गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें स्पष्ट किया है कि बीजेपी का समाजवाद मार्क्स के समाजवाद के बिल्कुल उलट है। बीजेपी के समाजवाद का आशय दीनदयाल उपाध्याय के जन कल्याणवाद और एकात्म मानववाद से है। जब मध्य प्रदेश के एक और नेता भाई महावीर का दूसरे विरोधियों को एकजुट करने का प्रयास नाकामयाब हो गया, तो वाजपेयी ने इस पूरी बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पार्टी गांधीवादी समाजवाद की अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद विचारधारा के तौर पर गांधीवादी समाजवाद को स्वीकार करने के लिए पार्टी के नेताओं का भारी समर्थन मिल गया। 30 दिसंबर की रात दिए अपने भाषण में वाजपेयी ने घोषणा की कि बीजेपी ने बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिपादित किए हुए समता सिद्धांत को अपना लिया है। उन्होंने अपनी पार्टी की सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भी स्पष्ट की। ये 17वीं सदी में मराठा राजा शिवाजी के अल्पसंख्यकों के प्रति अपनाई गई नीति के अनुरूप थी। वाजपेयी ने कहा कि आगरा में छत्रपति शिवाजी की हिरासत के दौरान उनका सेवक एक मुसलमान था। सन 1661 में उन्होंने अपना कोंकण अभियान केलशी के मुस्लिम संत यकूत बाबा के आशीर्वाद के साथ शुरू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जनता पार्टी टूट जरूर गई है, लेकिन हम जयप्रकाश नारायण के सपनों को कभी टूटने नहीं देंगे। उन्होंने समाचार पत्रों में छपी खबर का खंडन किया कि पार्टी में गांधीवादी समाजवाद को लेकर कोई मतभेद है। इस शब्द का मूल अर्थ पूंजीवाद और साम्यवाद को अस्वीकार करना है। वाजपेयी के भाषण के अंतिम शब्द थे, पश्चिमी घाट पर समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं भविष्य के बारे में विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। सम्मेलन से लौटने के बाद ऑनलुकर पत्रिका के संपादक जनार्दन ठाकुर ने लिखा, मैं बीजेपी के बंबई सम्मेलन से इस उम्मीद के साथ लौटा हूं कि एक न एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी भविष्यवाणी किसी ज्योतिष विद्या पर आधारित नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने ये आकलन उनको और उनकी पार्टी को बहुत गौर से देखने के बाद किया है। वाजपेयी भविष्य की पार्टी के नेता हैं। इस भाषण के दौरान मुख्य अतिथि थे नेहरू और इंदिरा के कैबिनेट में मंत्री रहे मोहम्मद करीम चागला। विभाजन से पहले चागला ने मोहम्मद अली जिन्ना के असिस्टेंट की भूमिका भी निभाई थी। अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में उन्होंने लिखा था, उस जमाने में जिन्ना राजनीति और कानून दोनों क्षेत्रों में मेरे आदर्श हुआ करते थे। जब तक वो राष्ट्रवादी रहे मैं उनके साथ रहा, लेकिन जैसे जैसे वो संप्रदायवादी होते चले गए और दो देशों के सिद्धांत की वकालत करने लगे, मेरे और उनके रास्ते अलग होते चले गए।
चागला ने जिन्ना से पूछा, पाकिस्तान मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल राज्य के हित में होगा, लेकिन उन मुसलमानों का क्या होगा जो अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे हैं? जिन्ना का जवाब था, मेरी उनकी दशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। पत्रिका द भवंस जर्नल के सितंबर 1979 के अंक में चागला ने लिखा था, मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं अपनी विरासत अपने आर्य पूर्वजों से जोड़कर देखता हूं। असली हिंदुत्व को एक धर्म के तौर पर देखना गलत है, यह एक दर्शन और जिंदगी जीने का तरीका है। अटल बिहारी वाजपेयी ने चागला का यह कहकर स्वागत किया कि वो धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं। जिन्ना के साथ काम करते हुए भी उन्होंने दो देशों के सिद्धांत का विरोध किया। चागला ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वाजपेयी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वहां मौजूद प्रतिनिधियों से कहा कि लोगों को बताइए कि आप न तो सांप्रदायिक दल हैं और न ही नए रूप में जनसंघ है। आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं जो अगले चुनाव में या इससे पहले भी इंदिरा गांधी की जगह ले सकते हैं। इस पूरे आयोजन में 20 लाख रुपए खर्च हुए, जो उस जमाने में एक बड़ी रकम थी। विनय सीतापति लिखते हैं, उस सम्मेलन में भाग लेने वाले एक बड़े बीजेपी नेता का कहना था कि इसके लिए अधिकतर धन मशहूर उद्योगपति नुस्ली वाडिया ने दिया था। 70 का दशक समाप्त होते होते जिन्ना के नाती नुस्ली वाडिया बीजेपी को धन देने वाले सबसे बड़े उद्योगपति बन चुके थे। पार्टी की पहली बैठक के 16 वर्ष बाद 1996 में बीजेपी को पहली बार केंद्र में सरकार बनाने का न्योता मिला। उस समय पूर्ण बहुमत न जुटा पाने के कारण पार्टी सरकार नहीं बना सकी, लेकिन अगले 2 चुनावों में उसकी जीत हुई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बीजेपी सरकार ने सन 1998 में शपथ ली। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।